ये जो भारत का मानचित्र है ये भारत नहीं है। भारत है लोगों के दिलों को जोड़ कर करके भारत बनता है। हाँ। और दिल अगर टूटेगा तो भारत भी टूटेगा। नमस्कार, मैं हूं रविरंजन। आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज लाइव। विमर्श न्यूज में अभी समय है खास मुलाकात का। आज हमारे साथ बिहार की राजनीति के एक कद्दावर नेता श्याम रजक हैं। खास मुलाकात में आपका बहुत स्वागत श्याम रजक जी। धन्यवाद, नमस्ते। 5 दशकों तक बिहार की राजनीति में छाए रहे, हमेशा राजनीति के केंद्र में रहे हैं श्याम रजक। 1974 के आंदोलन के सक्रिय कार्यकर्ताओं में से, सक्रिय नेताओं में से रहे हैं श्याम रजक। और बाद में बिहार में जब राजनीति की दिशा जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से निकले हुए लोगों के हाथ में जब आई तो उसमें भी श्याम रजक राजनीति के केंद्र में रहे हैं। फिलहाल अभी श्याम रजक आरजेडी के साथ हैं और आरजेडी के सक्रिय कार्यकर्ताओं में उनका नाम है और वो आरजेडी के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन उससे अलग श्याम रजक की एक अपनी पहचान है। वो सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर भी उनको हम जानते हैं। खास तौर पे उनके मन में एक चिंता है, एक पीड़ा है दलित समुदाय को लेकर, और दलितों के लिए वो बहुत कुछ करना चाहते हैं। लेकिन उनके मन में क्या कुछ है, वो क्या करना चाहते हैं, और बिहार की दलितों की राजनीति की दिशा इतनी भटकी हुई क्यों है, इस पर हम आज श्याम रजक जी से बातचीत करेंगे। इसके अलावा और कुछ पहलुओं पर हमारी चर्चा उनसे होगी। तो सबसे पहले श्याम रजक जी, आपका बहुत स्वागत विमर्श न्यूज़ में। सबसे पहले तो 16% की आबादी है, मैंने वोट कहते हैं, आबादी तो ज़्यादा है, 16% का वोट है मैंने दलितों की। लेकिन वही 16% पर लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बन जाते हैं और भी उसी 16% पे राजनीति के। लेकिन दलितों की राजनीति के इतनी भटकी हुई क्यों है, आपको क्या लगता है? देखिए, पूरे देश की बात हुई, ऐसे राज्य की बात हुई। आज़ादी के बाद के काल से, आज़ादी के पहले के भी जो शोषण है उसका इतिहास तो अलग है। लेकिन आज़ादी के बाद भी बाबा साहब ने जो संविधान लिखा और दलितों के अधिकार देने की बात कही, सरकार बनी, कई सरकारें बनते गई। या यूं कहें कि इस राज्य के और इस देश के जी कोई ऐसी राजनीतिक पार्टी जो बड़ी है जो कभी न कभी सत्ता में न रही हो। लेकिन सत्ता में रहने के पहले उनकी घोषणा पत्रों में दलितों के बारे में बड़ी बड़ी योजनाओं की व्याख्यान होती है, और व्याख्यान होकर के उनको शिक्षा, उनकी सम्मान, उनकी सुरक्षा, उनकी सर्विस, उनको रोजगार की बात की जाती है। लेकिन जब आप उनके कार्यों का अगर आप मूल्यांकन करने का काम करेंगे तो ठीक उसके उलट होगा। क्योंकि बातें जो की जाती है अगर उसका 10% भी अगर हो जाए तो हम ये मानेंगे कि कुछ तो आगे बढ़ा। लेकिन आज स्थिति ये है कि आज भी जो दलित है वो प्रताड़ित होकर के अपने को करा रहा है। लेकिन अब तो स्थिति ये हो गई कि करा करने के बावजूद भी वो अपनी आवाज़ को सिसक करके अपने अंदर ही, शरीर के अंदर ही उसको भोग रहा है। और वो अब कहने की स्थिति में नहीं है, न चिल्लाने की स्थिति में। लेकिन आप देखिए, जीतन राम मांझी हों, श्याम रजक हों, ये उदय नारायण चौधरी हों, आप तो चिराग पासवान हुए, रामविलास पासवान को हम उसमें करेंगे। इन सब के बावजूद बिहार में किसी भी सामाजिक आंदोलन की धुरी में केंद्र में कभी भी कोई दलित नेता नहीं रहा। जब भी कोई सामाजिक आंदोलन, देखिए, नेतृत्व होना अलग बात है, लेकिन उसके लिए विचारों को कार्यान्वित करना ये अलग बात है। नेता तो बहुत हुए, और अंबेडकर जी के बाद अगर काशीराम जी को छोड़ दिया जाए तो कोई ऐसा नेता नहीं थे जो दलितों के नाम पर अपनी राजनीति को चमकाने का काम किए। मैं अपने को भी उसमें शामिल करता हूँ, मैं अपने को अलग नहीं मानता हूँ। लेकिन उन दलितों के सवाल को लेकर के गाहे बगाहे कभी वक्तव्य दे देना या कोई एक सवाल पर अपनी मुखर से अपनी बात को कह देना, लेकिन जिस बात को बाबा साहब ने कहा था और जो मूल सवाल है दलितों को, अगर शिक्षा को देखेंगे, क्योंकि कहा गया है, अंबेडकर साहब ने भी कहा था कि शेरनी का दूध है शिक्षा, और शेरनी का दूध पिएगा वही आदमी बनेगा। लेकिन शिक्षा से बराबर मरहूम रहा। शिक्षा के क्षेत्र में जो राशि जाते हैं, सरकार कहती है कि हमने दलितों के लिए इतना किया, लेकिन उसका आउटपुट क्या हुआ, सरकार उसके मूल्यांकन, उसका कितना सफल हुआ,
उस पर कभी चर्चा नहीं करते। लेकिन आप तो राजनीति के केंद्र में रहे, आप सरकारों में मंत्री रहे, दलितों की मूल समस्या है क्या, मैंने क्या आप क्या समझते हैं? देखिए, सबसे बड़ा मूल समस्या मैं कहूँगा कि शिक्षा तो है ही, लेकिन उससे बड़ा सवाल है उनकी भूख, उनके सम्मान और उनकी सुरक्षा। सबसे बड़ा मान सम्मान के साथ और सुरक्षा का सुरक्षा, सवाल। क्योंकि आज तक आप देखेंगे देश की आज़ादी के बाद से और बिहार में भी जो नरसंहारों का जोर था, लालू यादव के जिस समय बहुत सारे नरसंहार हुए, नरसंहारों को करने वाले लोग गिरफ्तार भी हुए, लेकिन सरकार बदलने के बाद जो लोग दोषी थे वो मुक्त हो गए। अब किसके कारण मुक्त हो गए मैं नहीं कहूँगा, लेकिन सरकार की बड़ी जिम्मेदारी होती है, मुक्त हो जाते क्योंकि उसके एडवोकेट जनरल होते हैं जो कचहरी में, कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट तक वो इन चीज़ों का अध्ययन करता है और निगाह रखता है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें लगता है कि दलितों के नाम पर अपनी रोटी सेकते रहे, लेकिन जो नरसंहार के बाद जो लोग गिरफ्तार किए गए, उन गिरफ्तारी के बाद भी उन लोग छूट गए। दूसरी सवाल है कि आज भी इस राज्य हो या देश हो, हाथरस घटना मीडिया के द्वारा प्रचारित हो जाती है और भी छोटी छोटी घटनाएं हो जाती है, लेकिन मैं इस बात को दावे के साथ कहता हूँ, इस राज्य का कोई ऐसा पंचायत नहीं है जहाँ की कई संख्या में हमारी दलित महिलाओं का अपमान न होता हो, अत्याचार न होता हो, बलात्कार न होता हो। फिर हमारे जो नौजवान हैं उनके साथ जो हे दृष्टि से देखा जाता है, उनके साथ जिस तरह से शिक्षा में भी बेईमानी की जाती है, उनके साथ रोजगार में जो बेईमानी की जाती है, उनको मान लिया गया है जो पहले मनु संस्कृति में था कि आप सिर्फ सेवक बन करके रहिए। पहले दूसरे लोग थे, आज उसी प्रक्रिया में दूसरे लोग हो गए, लेकिन जो दलित हैं उसका उसमें भी सेवा ही पद था, सेवक ही पद था, और आज भी वो सेवक के ही पद पर रहते हैं। लेकिन 70% माने 16% टोटल वोट है, 70% पासी हैं, दुसाध हैं, पासवान हैं, यही लोग हैं। फिर आप तो केंद्र में बिहार में कई बार मंत्री रह चुके, कई बार तो ये इस विभाग के भी मंत्री माने कोई ना कोई दलित ही रहता है जो इनके कल्याण के लिए बनाया जाता है। फिर इनकी समस्याएं ज्यों की त्यों, जो भोला प्रसाद शास्त्री 3 बार मुख्यमंत्री बनते हैं बिहार के, फिर बिहार का कोई दलित नेता, मुख्यमंत्री की तो छोड़िए, वो जो मंत्रालय मिलता है, मांझी जी को भी एक मंत्रालय मिला था, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाते, इसके पीछे क्या कारण है आपके? क्या देखिए, इस राज्य में हो या देश में हो, जो ब्यूरोक्रेटिक सोच है, ब्यूरोक्रेटिक सोच और सरकार के जो मंत्री हैं या सरकार की सोच, उसका अगर तालमेल न हो तो फिर वो काम नहीं हो पाता है। और सरकार का मतलब मंत्री तो सिर्फ एक अंग होता है, लेकिन मूल उसके मुख्यमंत्री होते हैं जी। मुख्यमंत्री की अगर सोच है तो का चीज़ हो जाते हैं। मुख्यमंत्री सोचता है कि हम मेगा वैक्सीन शो करेंगे, हो जाता है, हो जाता है। हाँ, उसके पहले तो नहीं होता है। उसी तरह से अगर दलितों के लिए एक पक्का दिमाग से, हृदय से, यानी मस्तिष्क से, हृदय से अगर ये सोच ले कि हमको करना है, जो हमने घोषणा पत्र लिखा है, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जो राजनीतिक पार्टियों के घोषणा पत्र हैं उसको भी नेता लोग या उसके प्रमुख जो होते हैं वो शायद पढ़ पाते हैं कि नहीं पढ़ पाते हैं। बिल्कुल। कोई हायर कर करके कोई लिखता है या फिर उसको पढ़ दिया जाता है, लेकिन अगर उसके ऊपर अध्ययन किया जाए और उस पर कार्यान्वयन किया जाए तो निश्चित रूप से उसकी दशा दिशा बदल सकती है। लेकिन आपके शासन में भी लालू जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने, मतलब उनके समय में जो आखिरी पंचायत चुनाव हुआ, उसके बाद तो कई सालों से वो मुख्यमंत्री नहीं है, उस पंचायत चुनाव में निचले स्तर के जो पद थे वो सभी दलितों से भर गए, उससे ज़्यादा ही मिला प्रतिनिधित्व। लेकिन जिला परिषद का अध्यक्ष हो या मेयर हो या वो सब एक खास जाति के लोग उस पर भर गए। यही दलित और महादलित की राजनीति नीतीश कुमार भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, महादलित बना दिए, 23 जातियों में से 22 को महादलित बना दिया, केवल पासवान को छोड़ दिया, बाद में उसको भी शामिल किया। फिर भी ये क्या केवल दिखावे के लिए होता है कि एक मुख्यमंत्री अपने लोगों को वहाँ पर? फिर कह रहा हूँ कि पद पर आना और उस पद के माध्यम से अपने लोगों को उन्नति करना और उनके लिए जो सोच रहा है, जो बाबा साहब ने सोच दिया था, शिक्षित बनो, संघर्ष बनो, करो, एकता के सूत्र में बंधो, तो उस सोच के अधीन अगर उनको काम करने का मौका मिलता है वो काम नहीं कर पाते हैं। मैं सबकी बात करता हूँ, मैं अपने को भी इसमें शामिल करता हूँ, क्योंकि जो सरकार की सोच है, सरकार वोट की राजनीति करती है और वोट की राजनीति के बाद उनको जो दबंग जो वर्ग के लोग होते हैं, जिनका कारण उनको
बहुत चीज़ों को सोचना पड़ता है, या ब्यूरोक्रेट में भी। ठीक है 16% आरक्षण है, लेकिन आरक्षण पर कितने लोग आ पाते हैं और कितने लोग उस निर्णय वाले स्थान पर पहुंच जाते हैं, चाहे वो जॉइंट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी के पद पर कितने लोग हैं दलित में, मैं जानना चाहता हूँ। आज भी जो बड़े बड़े विभाग हैं जिससे दलितों का उत्थान हो सकता है, पिछड़ों का उत्थान हो सकता है, उस विभाग के ज्वाइंट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी कौन लोग हैं? आप मैं बताता हूं, आवास योजना है जी, मुख्यमंत्री आवास योजना लालू यादव जी ने शुरू किया था और शुरू हुआ जी, एक सिंबॉलिक हुआ, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? आज भी आप पटने शहर में जाएंगे तो कई जगह लालू यादव जी ने बनाया। मैं कोई उनकी प्रशंसा ही नहीं कर रहा हूँ, जी, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि ये काम हुए, चाहे वो यारपुर हो, चाहे आसियाना मोड़ पर हो, चाहे वो लोहानीपुर हो, चाहे वो आपका सिरसा रोड हो, कई जगह बनाए गए। लेकिन आज किस स्थिति में है? ये बना देना और फिर सरकार का ही दायित्व बनता है कि उसको देखना, उसको मरम्मत करना। तो ये काम तो सरकार बदलती है तो उसके जो सोच है, उसके जो अपनी एजेंडा है वो बदल जाता है। तो एजेंडा बदल जाता है तो फिर दलित हाशिए पर चले जाते हैं। एक और सवाल है, अभी देखिए सरकारी क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र में नौकरियां बहुत कम हो गई, अब ना के बराबर हैं। निजी क्षेत्र में नौकरियों और नौकरी का या रोजगार के अवसर ज़्यादा बढ़ रहे हैं तेज़ी से, लेकिन निजी क्षेत्र में दलितों का प्रतिनिधित्व शून्य के बराबर है, नहीं के बराबर। कारण है इसके पीछे हम यही साजिश मानते हैं, क्योंकि जब सरकारों के पास ये रहती है कि हमको दलितों को आरक्षण देना है, पिछड़ों को आरक्षण देना है, मंडल आयोग आने के बाद हुआ, तो अब वो आरक्षण दे करके जो बड़े लोग हैं उन्होंने साजिश करके इस विचार किया कि अब इसको निजीकरण कर दिया जाए सारे चीज़ों को। अब तो यूपीएससी भी लिटरल इलेक्ट्रिक किया। अब तो बड़े जो कॉरपोरेटर घराने के हैं उसके यहाँ जो मैनेजर हैं, सेक्रेटरी हैं, वो भी अब यूपीएससी हो रहे हैं। ओम बिरला की बेटी हो गई यूपीएससी में। ऐसे कई लोग हैं। मुकेश अंबानी के यहाँ भी कई लोग थे जो हो गए हमारे यहाँ जॉइंट सेक्रेटरी। तो ये करके उनके अधिकारों का हनन करने का काम किया। अब कहा जा रहा है कि हमारी आर्थिक स्थिति खराब है इसलिए हम निजी भी बेच दे रहे हैं। बेचने का काम पहले भी सरकारें रही है, नेहरू जी की सरकार रही है, शास्त्री जी की सरकार रही है, बीपी सिंह की सरकार रही है, और भी सरकारें रही है, अटल जी की सरकार रही, नहीं बेचने का काम नहीं किया जाता था। अब तो पूरी संस्थाएं को बेचा जा रहा है। तो अब दलित क्या करेगा? तो हाशिए पर रहेगा। तो कौन और मैं इस बात को खतरा महसूस कर रहा हूँ, जिस बात को, क्योंकि न्यूटन का जो सिद्धांत है, जितना दबेगा उतना उछलेगा। जिस तरह से दलितों को हाशिए पर लाया जा रहा है और अब हाशिए पर चला गया है, या कहिए कि कुछ ही दूरी पर है, तो न्यूटन के सिद्धांत के अनुसार फिर उग्र होगा, ऊपर जाना है। और जिस नक्सलाइट आंदोलन, आतंक आंदोलन की बात करते हैं, उससे मैं नहीं समझता हूं कि वो रुकने वाला है। चलिए, श्याम रजक जी से बातचीत का यह सिलसिला जारी रहेगा। कुछ जनता के सवालों को भी हम इसमें शामिल करेंगे। एक सवाल बहुत देर से आपके मन में, आप कुछ कहना चाह रहे थे। आप हम लोग बिहार में जो दौर समाप्त हो गया है, जनसंहारों का दौर, उस दौर के बारे में एक मुकम्मल रिव्यू रखें, और आप लोगों ने ये सवाल उठाया, इसलिए मेरी अब तो आपकी नीतीश कुमार की सरकार तो उस कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चली, सब उसको बरी कर दिया गया एक तरह से। आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? क्यों बरी हो जाते हैं? माने जो सरकार की सोच होती है, या सरकार को चलाने वाले जो लोग जो होते हैं, कुछ लोग, उनकी सोच का प्रभाव पड़ करके, क्योंकि दलित वोट के लिए तो है, लेकिन उससे कोई समा नहीं वो बंधा सकते, क्योंकि दलितों का नेतृत्व, एक मजबूत नेतृत्व आज तक नहीं आया। और आपने ठीक कहा इसके पहले कि अलग अलग जातियों का संगठन बना, अलग अलग जातियों से मंत्री मुख्यमंत्री बनते गए। सवाल दलित की जो सवाल है वो अलग अलग जातियों का नहीं है। अंबेडकर साहब जातिवाद के सख्त विरोधी थे बिल्कुल। और हम लोगों ने इसको जातवाद में बांध दिया। अब है कि पासी कितनी आबादी है, धोबी कितनी आबादी है, पासवान कितनी आबादी है, इस आधार पर टिकट का भी बंटवारा होता है। इस आधार पर, जबकि जो अनुभवी लोग हैं, ऐसे लोगों को छोड़ करके ऐसे लोगों को किया जाता है जिसके मन में कोई दलितों के प्रति दर्द है, कोई योजना नहीं है, कोई उनका तो ऐसी सोच के कारण दलितों का जो है वो नहीं हो पा रहा है कल्याण। इसलिए मैं फिर कहता हूँ, जो मैंने पहले कहा था कि न्यूटन के सिद्धांत के अंतर्गत अब वर्ग संघर्ष
जो समाप्त की तरफ था वो अंदर अंदर फूट रहा है और वो फिर होगा। आरक्षण तो था कि शिक्षा के क्षेत्र में और सामाजिक समरसता के क्षेत्र में जो पिछड़ गया है उसके लिए था। अम्बेडकर साहब ने साफ कहा था, ये नहीं था क्योंकि जो संपन्न वर्ग के लोग रहे उससे प्रताड़ित रहे और उस प्रताड़ना था। आज उनको भी आपको 10% आर्थिक आधार कभी नहीं होता है, संविधान में कहीं जिक्र नहीं है ही नहीं, बिल्कुल। लेकिन अब सरकार की मनमानी है और न्यायपालिका में भी ऐसे ही लोग हैं। मैं न्यायपालिका तो श्याम रजक जी, हमारा सवाल ये है कि मांझी के तरफ लोग देखें कि पासवान के बेटे जो आजकल अपने को दलित नेता कह रहे हैं उनकी तरफ लोग देखें कि किसकी तरफ देखें? श्याम रजक क्यों नहीं आगे बढ़ते हैं? श्याम रजक ये काम अपने जिम्मे क्यों नहीं लेना चाहिए? देखिए, श्याम रजक के मन में दर्द है, श्याम रजक के मन में ज्वाला है, लेकिन आज जिस तरह से बट गया है समाज, दलित समाज में ही, और जिस तरह से जो सरकारें हैं, क्योंकि आज देखिए जो भी राजनीतिक पार्टी है उसमें ही लोग अपने आप को आश्रय ढूंढते हैं, ढूंढ रहे हैं, हाँ। ढूंढते हैं। हमने भी इसी आश्रय में ढूंढा, क्योंकि आज के दिन में काशीराम जैसे व्यक्ति नहीं है जो लोगों को इकट्ठा करे। ना हमारे यहाँ ऐसी कोई ब्यूरोक्रेट है जिसके बारे में अम्बेडकर साहब ने कहा था कि पे टू रिटर्न, हाँ। तो ऐसे लोग भी नहीं हैं। तो ऐसे लोगों के कारण लंबी लड़ाई लड़नी होगी, लेकिन लंबी लड़ाई लड़ने का अब समय नहीं है, अब समय बहुत कम समय का है। इसलिए श्याम रजक चाह करके भी बहुत कुछ करने की सामर्थ्य नहीं रखता है, क्योंकि जब जातियों में बट गया है दलित समाज और उसको एकजुट करना है। हमने कोशिश किया था और सारे लोगों को एक जगह बैठाया था, लेकिन उसको उसी साजिश के तहत फिर तोड़ देने का काम किया गया और लोगों को जातियों में बट गए। तो दलितों की राजनीति एक निराशा के अंधकार अभी हाशिए पर है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ, हाशिए पर है, लेकिन उसी में से निकलेगा, उसी में से निकलेगा। नौजवान जो हैं हम उन लोग से संपर्क में रहते हैं। अभी हमारे पास लोग आते हैं, बैठते हैं। हमने इस लोगों को कहा था कि आप जाइए और टोलों में जा कर के, पंचायतों में जा कर के कुछ मत करो, सिर्फ जा कर के पता करो कितने घटनाएं घटी है और कितने विकास हुए हैं। वो आ कर के हमसे रोने लगे। तो हमने रोने की चिंता नहीं मत करो, नौजवान हो, युवा हो, तुम्हारे पूर्वज के साथ ये जब हो रहा है और तुम्हारे पूर्वज ने ये कानून दिया है, तो अभी कुछ करने की स्थिति नहीं है, लेकिन मन में गुस्सा रखे रहो, उसको हटाओ मत। और गुस्से को जिस दिन भर जाएगा उस दिन खुद ब खुद तो संघर्ष चलते होगा। चलते दो सवाल, एक कब्जा करने, उस पर छापा मारने जैसी स्थिति है। अब तो आरएसएस भी कहता है कि दलित हमारे हैं, और फिर प्रधानमंत्री ने जो मंत्रिमंडल में 22 मंत्रियों को ये कहा कि ये हम इनको शामिल किया, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, और उस वोट बैंक को कब्जा करने की कोशिश हो रही है। मुझे बड़ा हंसी आती है। जी, सरकार में जो मंत्री होते हैं वो जात का नहीं होता है, वर्ग का नहीं होता, सरकार के मंत्री होते हैं। लेकिन जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या आरएसएस के लोग हों, जिस तरह से दलितों को समझते हैं कि ये वोट बैंक है, इसको कैसे कैप्चर किया जाए। अब तो अम्बेडकर को भी कह रहे हैं कि हिंदू के सबसे बड़े करीबी थे, जबकि आप जान लीजिए 1927 में चौधार तालाब के पानी पीने का आंदोलन हुआ था, और 1937 में जब मनुस्मृति को जलाने का काम किया था, और गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने कहा था कि हमको मतदान केंद्र भी और अलग हमें क्षेत्र दिया जाए। और उसके बाद जब संविधान जब दे रहे थे राष्ट्रपति को, उस समय उनका भाषण है कि संविधान तो मैंने सब अधिकार दे दिया, लेकिन नियत होगी जो सरकार चलाने वाले लोगों की। अगर नेतृत्व अगर ईमानदार नहीं होगा तो नहीं कुछ सफल हो सकता। और वही बात है, अब तो कानपुर में भी अम्बेडकर कह रहे हैं, मोहन भागवत की अम्बेडकर मेरे करीब वही है। नागपुर में 1925 में बना, अम्बेडकर साहब ने 1925 में अपना रिपब्लिकन पार्टी बनाया, दोनों का एक ही समय हुआ। तब क्यों नहीं दोनों एक साथ रहे उस समय? क्यों अम्बेडकर साहब को अलग पार्टी बनाने के काम है? और उसी समय 1930 में जब बॉम्बे में एक बड़ा प्रदर्शन हुआ था, तो कम्युनिस्ट पार्टी और अम्बेडकर साहब की रिपब्लिकन पार्टी, ये दोनों मिलकर करके प्रदर्शन की। उस समय हेडगेवार कहाँ थे, उस समय गोलवलकर कहाँ थे, उस समय आरएसएस कहाँ था? आखिरकार फिर वो वोट बैंक की तरह ही, जैसे मुस्लिम को भी वोट बैंक बना के रखा गया, अब दलितों को भी वोट बैंक बनाया। एक सवाल और लेंगे हम, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? तो मैं उस बात की याद दिलाना चाहता हूँ जो पंचायत चुनाव लालू प्रसाद शासन का अंतिम
इससे हाँ, जो फिर मैंने emergence दलित फोर्स का आखिरकार हुआ, उनको अधिकार जो मिलना चाहिए था वो स्टेट लेवल वहाँ पे पर उसमें नहीं से दलित एक नहीं जा पहचान पाता। क्यों नहीं बना? वही हमने करा है, पहले भी कहे कि ब्यूरोक्रेटिक जो रहा है। अब अभी मैं बताता हूँ, एक दलित जिला परिषद की पटना के अध्यक्ष हुई, चुन करके आए, हम लोग सब लोगों ने और भी वर्गों को, पिछड़ा वर्ग के लोगों को जोड़ करके उनको बताया, लेकिन वो बेचारी 3 साल तक वो छटपटाते रही कि हमारे जो कार्यवाही है उसकी पुष्टि नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि डीडीसी दस्तखत नहीं कर रहे हैं, जो उसके सीईओ होते हैं। ये स्थिति कई जिलों में है और मंत्रियों और के यही साथ भी स्थिति है। ऑफिसर नहीं वो सुनते। है, होता है वैसा। तो इसीलिए मैंने कहा कि असली सरकार होता है मुख्यमंत्री, मंत्री और जिला परिषद, ये सब नाम के हैं, संविधान के अधिकार में है। तब तो ये दलित और महादलित की बात जो है कि सभी महादलितों सिर्फ को वोट के लिए ये वोट की राजनीति सिर्फ लोगों को तोड़ करके, उस समय रामविलास जी के कारण माननीय नीतीश जी को लग रहा था कि अब दलित को डिवाइड किया जाए, पासवान मेरे साथ नहीं जुड़ सकता, तो बाकी लोग को लिया। उसके बाद जब हम जुड़े तो हमारे कास्ट को भी उन्होंने शामिल कर लिया। तो इस तरह से उनका ये रवैया रहा, लेकिन उसको मिला क्या? मिला क्या? मेन बात तो ये है। महादलित का पद मिल गया कि हम महादलित हैं, लेकिन उसको मिला क्या? कुछ नहीं, वही रहा। तो आप जिसकी तरफ आशा भरी निगाह से देख रहे हैं देश के नौजवानों पर, जयप्रकाश नारायण ने भी देश के नौजवानों पर एक आशा भरी निगाह से देखा था और उसका एक रिजल्ट हुआ था। आप जिस निगाह से देख रहे हैं उन छात्रों का, उन नौजवानों को, लड़कियों के साथ भी अत्याचार हो रहा है। उनके स्कूलों में, उनके जो अंबेडकर विद्यालय बने हैं, हॉस्टल बने हैं, वहाँ भी नारकीय स्थिति है। वहाँ उनको जो अधिकार मिलने चाहिए और जो अवसर मिलने चाहिए, पढ़ लिख कर वो आगे बढ़ेंगे तभी नेतृत्व करेंगे, चाहे कुछ भी करेंगे। उसकी लड़ाई भी तो अभी बाकी है, वो भी लड़ना। मैं उन लोगों के बीच जा रहा हूँ, जी। उसके बीच नेतृत्व की ज्वाला जला रहा हूँ जी। और नौजवानों को मैं बराबर इकट्ठा करके उन लोगों को भेज रहा हूँ। देखिए, एक दिन में कोई चीज़ नहीं होती है, इसके लिए एक लंबी बात हुई, हालांकि समय कम है, क्योंकि 2024 के बाद स्थिति बहुत चीज़ परिवर्तन होगी, बदलेगा और बदलेगी तो उस समय दलित और कितने हाशिए पर जाएंगे या क्या स्थिति होगी, कई तरह की भ्रांतियाँ, चर्चाएं हो रही है। लेकिन अगर वो खतरा हुआ तो फिर आपको लड़ाई जो होगा, हम अहिंसात्मक विचारों के लोग हैं, लेकिन हमें यह डर लगता है, क्योंकि हमारे नेता थे चंद्रशेखर जी। चंद्रशेखर जी एक बात बराबर कहते थे, ये जो भारत का मानचित्र है, ये भारत नहीं है, भारत है लोगों के दिलों को जोड़ कर करके भारत बनता है। और दिल अगर टूटेगा तो भारत भी टूटेगा। तो आज दलित का दिल टूट चुका है, माइनॉरिटी का दिल टूट रहा है, और पिछड़े वर्ग के लोगों का भी दिल टूट रहा है। और खास करके इस देश के नौजवान, चाहे वो किसी वर्ग के लोग हों, छात्र, उनका दिल टूट रहा है। जब दिल टूटेगा तो स्थिति क्या विस्फोटक होगी, आप इसको कल्पना कर सकते हैं। चलिए, तो श्याम रजक जी एक आशा भरी निगाह से देख रहे हैं नौजवानों की तरफ। वो कहते हैं कि हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। चलिए, विश्वास कायम रहनी चाहिए। श्याम रजक जी दलितों के उत्थान के लिए बहुत कुछ सोचते हैं और करना भी चाहते हैं, लेकिन राजनीतिक मजबूरियों के कारण बहुत कुछ उनके पैर बंधे हुए हैं। लेकिन ये विश्वास ज़रूर है कि देश के नौजवान इस हालात को बदल देंगे और दलितों के हालात में बहुत सुधार हो जाएगा। हम भी इस उम्मीद पर हैं। देखते रहिए विमर्श न्यूज़ लाइव। हमारे यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी से www.vimarsnewslive.com पर जाइए, आप हमें सब्सक्राइब कीजिए। उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे दबाइए। हमारे वेबसाइट पर भी जाकर हम अच्छी खबरें आप पढ़ सकते हैं। आज के खास मुलाकात में श्याम रजक जी थे। कल किसी खास मेहमान के साथ फिर हम हाजिर हो जाएंगे। अभी फिलहाल इतना ही। श्याम रजक जी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।